हेलो दोस्तों, वीडियो को स्किप करने से पहले आप ये चार्ट देखिए। यहाँ पर हम राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा को तुलना करके पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है। और जब हम तुलना करके पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ लेके पढ़ते हैं, तो तथ्यों को याद करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इस वीडियो के बाद आपका पढ़ने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा दोस्तों, और आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे। दोस्तों, राज्यसभा के गठन और उसकी संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250, जबकि वर्तमान सदस्यों की संख्या है 245। यहाँ पर 245 में से 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, ये जो 12 सदस्य हैं, ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े होने चाहिए। राज्यसभा का जो गठन है, यह हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 13 मई 1952 को। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है दोस्तों आर्टिकल 81 में। 81 में लोकसभा के गठन और उसकी संरचना के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक आर्टिकल बता देता हूँ, आर्टिकल 79। इसमें संसद के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद आता है आर्टिकल 80। इसमें राज्यसभा की संरचना और गठन का उल्लेख किया गया है। और 80 के बाद आता है 81। इसमें लोकसभा के गठन और उसकी संरचना के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या थी 552, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था ना लोकसभा में, उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया। वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या है दोस्तों लोकसभा में 550। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, इसका प्रावधान अब समाप्त कर दिया है। वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात करें तो भैया देखो, जब 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था ना, उससे पहले तो हम ये बोला करते थे कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम मानेंगे कि 543 है। ठीक है, क्योंकि 2 सदस्यों का प्रावधान हटा दिया गया है। ये समझ गए ना? कई बार इन मामलों को लेकर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि राइट आंसर क्या माने। आगे की बात करें तो देखो, देश के पहले आम चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आशा करता हूँ कि अब आपको लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद की। तो देखिए, विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है दोस्तों आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 ये कहता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद में संसद जो है वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तब जाकर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए ना, विधान परिषद के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 में। और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 171 में। तो ये दोनों अब आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें तो ये है दोस्तों 40, और अधिकतम सदस्य संख्या जो है ये विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 डिसाइड हुआ है। इसके अलावा विधान परिषद में मनोनीत भी किया जाएगा राज्यपाल द्वारा टोटल 1/6 सदस्यों को। ठीक है, बात करेंगे विधानसभा की। तो देखिए, विधानसभा की संरचना और उसके गठन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 170 में। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 371 के तहत कुछ जगह पर ये संख्या 60 से भी कम हो सकती है। जैसे गोवा हो गया अपना, जहाँ पर 40 है, सिक्किम में 32 है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको गठन और संरचना वाला सेक्शन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्यकाल की यानी अवधि की। देखिए राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन है। यहाँ पर दोस्तों जो भी सदस्य निर्वाचित होता है या फिर मनोनीत होता है ना, उसका अधिकतम कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। इसी के साथ साथ राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लेकिन ये जो सदन है ना, कभी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं किया जा सकता और यह एक निरंतर चलने वाला सदन है। तो राज्यसभा आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम दोस्तों लोकसभा को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विधान परिषद को। विधान परिषद को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो मामला राज्यसभा में होता है ना, बिल्कुल 2 कॉपी होता है दोस्तों विधान परिषद में। इस वजह से पहले इसको पढ़ लेते हैं और हम यहाँ पर तुलना करके पढ़ रहे हैं। तुलना करने का उद्देश्य क्या है? सारी चीज़ों को आसान बनाना। तो विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद भी भैया एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद में जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत किए जाते हैं, उनका अधिकतम कार्यकाल भी दोस्तों राज्यसभा की तरह ही 6 वर्षों का होता है और यहाँ पर भी प्रति 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसके अलावा विधान परिषद भी दोस्तों निरंतर चलने वाला सदन है। तो राज्यसभा और विधान परिषद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोकसभा को पढ़ लेते हैं। देखिए लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है ना, वो होता है भैया 5 वर्षों का। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं और आपातकाल की स्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। लोकसभा को पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा को। दोस्तों विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ये भी बिल्कुल 5 साल का होता है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हमारी विधानसभा को भंग कर दिया जा सकता है और विधानसभा का जो कार्यकाल है ना, वो आपातकाल की स्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है ना भैया, ये इसको कौन बढ़ाएगा? इसको संसद बढ़ा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने कार्यकाल, अवधि, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि भैया किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति को। ये जो भारत का नागरिक वाला शब्द है ना, ये सभी में बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना। अब बात करें न्यूनतम आयु की। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास में न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्षों की। इसी के साथ साथ अगर संसद द्वारा विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से अन्य कोई योग्यता डिसाइड की गई है ना, तो वो भी व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। शपथ जो है दोस्तों संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार ली जाएगी। ठीक है, तो ये भैया आपको समझ आ गया होगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। समझ आ गया ना। अब इसके अलावा कुछ बातें और भी है, जैसे व्यक्ति को दिवालिया नहीं होना चाहिए। इन सभी के बारे में एक अलग चार्ट बनाया है, वो हम बाद में देखेंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ना, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद द्वारा अगर कोई योग्यताएं निश्चित की गई है तो वो भी पूरा करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसे दोस्तों 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होगी। विधान परिषद की बात की जाए तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु है दोस्तों 30 वर्ष। ये समझ गए ना। इसके अलावा दोस्तों किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है और उसको 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होगी। इसी के साथ साथ एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए अगर संसद द्वारा कोई अन्य योग्यताएं
निश्चित की जाती है तो व्यक्ति को उन योग्यताओं का पालन भी करना होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, संसद। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि विधान परिषद जो है ये राज्यों का मामला है, इस वजह से हम संसद देखकर उसको गलत मान लेते हैं। यहाँ भी दोस्तों देखिए, हर मामले में चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, संसद ही अगर कोई नई योग्यता डिसाइड करती है ना, तो सभी को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विधानसभा की अगर बात करें तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए उसकी 25 वर्ष। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तीसरा पॉइंट। इसके अलावा व्यक्ति को उस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार व्यक्ति को शपथ लेना अनिवार्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको और आसान करूँ ना, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं आवश्यक होती है ना, वही योग्यताएं सेम टू सेम होती है दोस्तों विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। थोड़ा सा अंतर है, 1-2 पॉइंट, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं आवश्यक होती है ना, वही योग्यताएं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे ना, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा आपको, कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, चुनाव प्रक्रिया की। जैसे राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का कैसे होता है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो भैया, पहले हम करते हैं राज्यसभा की बात। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी हम लोग वोट नहीं देते। इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। चुनाव पद्धति क्या है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसी के साथ साथ 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किया जाता है और इनके मनोनयन का आधार होता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो ये आप समझ गए ना। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आम जनता की भागीदारी होती है, ठीक है। चुनाव कैसे होता है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। अब ये क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सबसे आगे होगा ना, वही जीतेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जहां पर विजेता बनने के लिए बहुमत की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल अन्य उम्मीदवारों से एक भी वोट ज़्यादा मिल गया ना, तो लोकसभा का सदस्य बना जा सकता है। और इसी चुनाव प्रणाली को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो देखो भैया, विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, यानी जनता सीधे यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन नहीं करती और निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। अगर आपको ये चुनाव पद्धति अच्छे से समझ नहीं आती है ना, तो मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस पद्धति को डिटेल से समझाया है और राष्ट्रपति का चुनाव भी काफ़ी जटिल होता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं आसान भाषा में, तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। अब हम अगर विधान परिषद में संरचना की बात करें तो कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी। देखो, इसको आसान भाषा में बताता हूँ। मान लो विधान परिषद में टोटल सदस्य संख्या है 500। 500 में से 1/3 सदस्यों को दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इसके बाद में अगले 3 सदस्यों को स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। 1/12 सदस्यों को, यानी 500 में से 1/12 सदस्यों को कम से कम 3 वर्ष से स्नातक या समकक्ष योग्यता रखने वाले मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इन्हीं 500 में से 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा और 1/6 सदस्य जो हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये जो 1/6 सदस्य हैं ना, इन सदस्यों का संबंध साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन, इनमें से किसी एक में से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको संरचना अच्छे से समझ आ गई होगी, और समझ आई हो ना तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा, और यहाँ पर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है।
ये सिस्टम भी दोस्तों वही है कि भैया आपको जो है वो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में सामने वाले से एक वोट अगर अधिक भी है ना तो आप जीत जाओगे। आसान भाषा में बताऊं तो ए पर्सन खड़ा है, बी पर्सन खड़ा है, बी को मिले हैं 50 वोट और ए को मिले हैं 51 वोट, तो ए वाला जो है ये जीत जाएगा। ठीक है, बस नॉर्मल इतना है कि आपके पास में दूसरे वाले प्रतिद्वंदी से थोड़े से वोट ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने चुनाव प्रक्रिया को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सदस्यों के लिए निरर्हता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे राज्यसभा का सदस्य अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसे दिवालिया या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित ना किया गया हो, 10वीं अनुसूची के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य रहता है। ठीक है, किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध ना पाया गया हो, किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा उसे ना मिली हो, तो ही वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो पाता है और उसकी सदस्यता बरकरार रहती है। इसके अलावा सरकारी भ्रष्टाचार और सामाजिक अपराध में वो लिप्त ना पाया गया हो। तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखो भैया, जो मामले अपने राज्यसभा में है ना वही यहाँ पर लोकसभा में है, बिल्कुल 2 कॉपी कर दिया गया है विधान परिषद में, और इसी तरह के मामले हमें विधानसभा में देखने को मिलते हैं। कुछ भी अंतर नहीं है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा लोकसभा को और पढ़ लेते हैं ताकि हमारे माइंड में थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाए। देखो, कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बना रहना चाहता है तो वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य उसे बनना है तो ठीक है, उसे दिवालिया या फिर मानसिक रूप से विकृत न घोषित किया गया हो, 10वीं अनुसूची के तहत उसे अयोग्य न ठहराया गया हो, किसी चुनाव में वो भ्रष्ट आचरण का दोषी न पाया गया हो, किसी भी अपराध में दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा उसे न मिली हो, और सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में वो लिप्त न पाया गया हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सदस्यों के लिए कौन कौन सी निरर्हताएं हैं वो अच्छे से समझ आ गई होगी। ये दोनों आप खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट अच्छे से उपलब्ध करवा सकूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि भैया सदस्यों की सदस्यता किस तरह से समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता आखिरकार किस तरह से समाप्त हो सकती है। तो पहला मामला तो ये हो सकता है कि अगर सदस्य सभापति को त्यागपत्र दे दे और जो सभापति है, जो पीठासीन अधिकारी है, उस त्यागपत्र को स्वीकार कर ले। ठीक है, तो ये समझ गए ना। अब दोस्तों यही मामला सीधा सा आ जाता है हमारे विधान परिषद में। विधान परिषद जो है ना दोस्तों, ये राज्यों का उच्च सदन होता है। तो जो मामला हमारे केंद्र में राज्यसभा का होगा ना, वही मामला राज्यों में विधान परिषद का होगा। यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि विधान परिषद का सदस्य जो है वो सभापति को त्यागपत्र दे दे और जो सभापति है, जो पीठासीन अधिकारी है, उस त्यागपत्र को स्वीकार कर ले तो सदस्यता समाप्त हो सकती है। वापस से आ जाते हैं हम लोग राज्यसभा की ओर। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा इनको याद करना। सदन से अनुमति के बिना 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है ना, तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। यही मामला है दोस्तों यहाँ पर। देखो, सदन से अनुमति लिए बिना अगर कोई सदस्य जो है ये 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, ठीक है, या फिर राज्यपाल नियुक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यही कंडीशन दोस्तों यहाँ पर है। अगर कोई राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए या फिर उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए तो भैया उस व्यक्ति की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का जो चुनाव है ना उसको अवैध घोषित कर दिया जाए न्यायपालिका द्वारा, तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। यही मामला हमें विधान परिषद में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक पॉइंट और भी है। देखो, अगर किसी सांसद को अनुचित आचरण के कारण सदन से निष्कासित कर दिया जाए ना, तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। एक जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद में सारी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, यही कंडीशन भैया अपने यहाँ पर है विधान परिषद में।
तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो दोस्तों, सदस्यता की समाप्ति के संबंध में जो मामले हमारे राज्यसभा में है ना, वही मामले हमें देखने को मिलते हैं लोकसभा में, और इसी आधार पर विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती है, और यही आधार है हमारे विधानसभा के लिए। यानी सदस्यता समाप्ति के संबंध में 99% जो मामले हैं ना, वो इन चारों में सेम हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो। बस थोड़ा सा अंतर है। अब ये थोड़ा अंतर क्या है, देखिए भैया, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सभापति को, ठीक है। इसी तरह से विधान परिषद का सदस्य भी अपना त्यागपत्र देता है सभापति को, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के मामले में त्यागपत्र दिया जाता है सदन के अध्यक्ष को। बस इतना ही अंतर है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। देखो भैया, अब हम जो है लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, विधानसभा को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे मामले बिल्कुल सेम टू सेम हैं। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि वो जो व्यक्ति है ना, वो सदन के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे और सदन का अध्यक्ष या फिर पीठासीन अधिकारी उसको स्वीकार कर ले। इसके अलावा सदन से अनुमति लिए बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे, न्यायालय चुनाव को अवैध घोषित कर दे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त हो गया हो, या फिर अनुचित आचरण के कारण सदन से उसको निष्कासित कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो सदस्य होगा ना, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताना कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।